हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे संवहन के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ लिया रुधिर के बारे में, पढ़ लिया रक्त के बारे में, जिसमें ठोस अवयव और द्रवीय अवयव दो होते हैं, यानी रुधिर कणिका यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और एक अपन ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे रक्तवाहिका। रक्तवाहिका देखिए, रक्तवाहिका क्या होती है। देखिए, रक्तवाहिका यानी जो रक्त को लाने ले जाने का काम करती है। तो रक्तवाहिकाएं दो तरह की होती है, एक है धमनी, दूसरी है सीरा। देखिए, धमनी का क्या काम है। ऑक्सीकृत रुधिर, यानी कि ऑक्सीकृत का मतलब जब अपन सांस लेते तो ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर जाती है, फेफड़ों के अंदर होते हुए फिर खून में मिल जाती है आगे, ठीक है, हृदय जो आगे। तो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, ठीक है। धमनी क्या करती है, जो धमनी में कौन सा खून होता है, ऑक्सीजन वाला, और वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन वाला खून यानी शुद्ध खून ले जाती है। कौन, धमनी। फुफ्फुस धमनी इसका उल्टा करती है, इसमें CO2 वाला खून होता है जो फेफड़ों तक जाता है। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को। धमनी की भित्ति मोटी या अधिक लचीली होती है। क्यों? क्योंकि उसको मोटी क्यों होती है, कारण ये है कि उसको पूरे शरीर में रुधिर पंप करना होता है। पहले तो धमनी की मेन विशेषता कि ये ऑक्सीजन यानी O2 वाला यानी कि शुद्ध खून शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनी की जो भित्ति होती है धमनी की, वो मोटी और अधिक लचीली होती है। वॉल्व नहीं होते, वॉल्व नहीं होते। ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती, सतह पे नहीं पाई जाती, ये ऊतकों के नीचे पाई जाती। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए कोई फट ना जाए, इसकी वजह से ये थोड़ी अंदर होती है। और ये जो सिरा है, इसमें क्या प्रेशर कम होता है, इसलिए ये सतह पर होती है। देखिए, सिरा, सिरा विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत है, यानी कि अनऑक्सीकृत नहीं, जिसमें O2 नहीं है यानी कि CO2 है, वो रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले आती। उसके बाद फुफ्फुस सिरा। अब देखिए आगे, यानी फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजन वाला होता है खून। सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। कम मोटी मोटी क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, इसको खाली खून लाने का काम करना होता है। जब हृदय पंप करता है, देखो हृदय एक बार तो शिथिल होगा, हाँ, जब मतलब शिथिल का मतलब जैसे जिस अवस्था में था उसी अवस्था में पंप करेगा, तो हृदय क्या करेगा, सिकुड़ेगा। जब हृदय पंप करता है तब धमनी में जो खून होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक जाता, और हृदय वापस अपनी पूरा वापस उसी अवस्था में आ जाता है। तब क्या है, सिराओं में से जो खून है वो शरीर के विभिन्न अंगों से वापस कहाँ तक आता है, हृदय तक आता है। तो इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इसलिए इसकी जो भित्ति कम मोटी होती है। वॉल्व होते हैं ताकि खून उल्टी दिशा में नहीं बहे, ठीक है। ये सतही होती है, यानी कि ऊपर ऊपर पाई जाती है, ऊतकों के मध्य नहीं पाई जाती। अब देखो आगे, अब ये थोड़ा सा लेआउट है। लेआउट क्या है, देखिए, ये फेफड़े आपके, नहीं हमारे फेफड़े, ये फेफड़े, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, ये हृदय है, दयालीन, दया नीले, बायालीन, बाया नीले। अब देखिए इसको, ये प्रमुख धमनी यानी महाधमनी, ऑक्सीजनित रुधिर, और ये है प्रमुख शिरा यानी महाशिरा, ऑक्सीजनित रुधिर, और ये है शरीर के अंग। अब देखिए, अब ये ऑक्सीजनीकृत नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजनीकृत है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत छपा है। देखिए, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए। देखिए, यहाँ पे जो जितना भी खून है ना, वो कौन सा है, ऑक्सीजन वाला, और इधर जितना भी खून है वो कौन सा है, CO2 वाला। देखिए कैसे, जब अपन सांस लेते हैं श्वास से, तो अपने श्वास के जरिए अपन क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फेफड़ों में आती है, और फेफड़ों से होती हुई कुपिका होती है, उसमें से किस में मिल जाती है, खून में मिल जाती है। ये ऑक्सीजन रुधिर के माध्यम से होती है, किसमें आती है, बायालीन में। उसके बाद बायालीन जब फैलता है तो इसमें आ जाती है, फिर बायालीन जैसे सिकुड़ता है तो ये बाय नीले में चली जाती है। उसके बाद जैसे हृदय पंप करता है, तो हृदय पंप करने के साथ ही ये जो पूरा रुधिर है ये महाधमनी में जाता है, और महाधमनी के माध्यम से ये शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचता है। शरीर के विभिन्न भाग तक जब ये खून पहुंच जाता है, यानी कि जब ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो अपन जानते हैं कि अपन ने जो भोजन करते हैं उसका जो कार्बोहाइड्रेट जो है
वो भी शरीर के कोशिकाओं में जमा होता है। वहाँ पे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन उसको ऑक्सीकृत करके ग्लूकोज और ऊर्जा में तोड़ देता है और CO2 निकलता है। क्या निकलता है? CO2। वो CO2 वापस उसी शरीर के वो जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है वहाँ पे कोशिका में ये CO2 ऑक्सीजन में मिल जाता है। वहाँ से ये रुधिर क्या करता है, सॉरी रुधिर में मिल जाता है। वहाँ से ये रुधिर क्या करता है, इस CO2 को लेके आता है और ये दाएं अलीन में आता है। उसके बाद दाएं नीले में आता है। वहाँ से जैसे हृदय पंप होता है तो ये वापस CO2 किस में चला जाता है, फुफ्फुस में चला जाता है, यानी फेफड़ों में चला जाता है, जिसमें ये CO2 और फिर जब अपन सांस छोड़ते हैं तो वापस क्या जाता है, CO2 बाहर निकल जाते हैं। देखिए वापस इस प्रोसेस को समझिए। फेफड़ों में O2 वाला ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन रुधिर में मिक्स हो जाता है, वो रुधिर आता है बायालीन, फिर आता है बायनीले। जैसे हृदय पंप करता है तो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है ऑक्सीजन वाला। ये वी ऑक्सीजन यहाँ पे गलत लिखा है। ऑक्सीजन वाला शरीर के विभिन्न भागों तक खून पहुंच जाता है। वहाँ से जब CO2 का निर्माण होता है तो ये CO2 वाला खून रुधिर के साथ वापस किस में आता है, दायालीन और दाएं नीले में। वह हृदय पंप करता है तो ये क्या करता है, ये वापस फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है। जब अपन श्वास छोड़ते हैं तब ये CO2 अपने शरीर से बाहर निकल जाती है। ये है पूरा हृदय का प्रोसेस। अब देखिए आगे। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए ये रेखा चित्र। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है। देखिए ये नीले है, इसकी जो पेशीय भित्ति है ये अंदर से ये नीचे से मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर को भेजना था। यानी कि जब ये नीले पे प्रेशर पड़ता है तब ये रुधिर यहाँ से शरीर के विविध भागों तक जाता है। तो इस नीले की तो पेशी भित्ति ज़्यादा ही मोटी होती है। अब देखिए आगे, इसको यहाँ से भी समझ लीजिए। देखिए फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से शरीर में आता है, इसमें हृदय में आता है, फिर बाह्य फिर बाह्य नीले। यहाँ से जैसे पंप करता है तो ये कहाँ चला जाता है, ये यहाँ से होगा, ये माँ धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। उसके बाद शरीर के विभिन्न भागों से ये महाशिरा के माध्यम से वापस किस में आता है, दायालीन और दाएं नीले। जैसे हृदय पंप करता है तो यहाँ से ये शरीर ये वापस फेफड़ों में पहुँच जाता है ये रुधिर, और इसके साथ CO2 भी होती है। अब देखिए आगे। हृदय में उपस्थित जो वॉल्व है उसका क्या कार्य है, रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। लसिका क्या होती है, एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। लसिका क्या करता है, वहन में सहायता करता है। तो लसिका देखो एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में थोड़ा क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। तो ये भी संबंध में सहायता करता है। देखिए आगे। पादप में परिवहन, पादप में परिवहन, ये तो मनुष्य में परिवहन अपन ने पढ़ा। पादप में परिवहन क्या होता है, देखो पादपों में परिवहन एक तो जाइलम के माध्यम से, एक फ्लोएम। देखो फ्लोएम यानी फल, फ्लोएम यानी फल, यहाँ से निकाल सकते। जाइलम यानी होता है जल, ठीक है, या होता नहीं है लेकिन अपन ऐसे इसे रिलेट कर सकते कि देखो फ्लोएम, फ्लोएम यानी फल, ठीक है, जाइलम यानी जल, जैसे आ रहा है। तो फ्लोएम का मतलब फल, फल यानी खाना, तो जो खाना पहुंचाने का काम करता है वो फ्लोएम, और जिसके माध्यम से जल जाता है उसको बोलते हैं जाइलम। तो देखिए आगे। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। तो जाइलम क्या करता है, मृदा से जो प्राप्त जल और खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है पौधों के अंदर जहाँ पे उसकी जरूरत होती है। और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनको पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है फ्लोएम। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है। जल पहले मिट्टी में था, उसके बाद जल कहा जाता है जड़ों में, तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। देखिए यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जो जल जड़ से आया है वो मृदा से फिर जड़ में, जड़ के द्वारा फिर वृक्ष के विभिन्न भागों तक, और फिर यही जो जल है वो वायवीय भाग जैसे वायु आर पार होती है, या जैसे जो रंध्र होते हैं आपको पता होगा पत्तियों में पड़ा है,
वहीं से ये जल वाष्प के रूप में बदल के फिर उसका वाष्पोत्सर्जन यानी कि ये जल वायुमंडल में चला जाता है। देखिए आगे, इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक होते हैं। पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होते हैं। ये जल पौधों में ताप नियमन में सहायता करता है। देखो ये प्रोसेस। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। मैंने बोला ना फ्लोएम यानी फल, तो जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ऊपर भी जाता है भोजन और नीचे भी आता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा से प्रसारण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में उत्सर्जन। अब हम उत्सर्जन की बात करेंगे कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। जीवों में जब उपापचय प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद जो जीवों में जो हानिकारक पदार्थ जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ निर्माण होता है उनका निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। अगर मानव या कोई भी जीव जंतु अगर इन हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का अगर निष्कासन नहीं करते तो ये शरीर में जो जहर बन जाते हैं, पॉइजन बन जाते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए इनका उत्सर्जन करना जरूरी होता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विचरित कर देते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं? इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विचरित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार है। एक जोड़ा वृक्क होता है, देखो ये वृक्क, ये किडनी। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, ये देखो ये मूत्रवाहिनी, ये देखो ये दिख रहा है ये। एक मूत्राशय ये होता है, ठीक है। और एक होता है मूत्र मार्ग, ये मूत्रवाहिनी, ये वृक्क यानी किडनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अब देखिए आगे, इधर भी देख लीजिए, देखो बाह्यवृक्क और बाह्यवृक्क शिरा, महाधमनी, बाह्य मूत्रवाहिनी, महाशिरा, ये महाधमनी है, ये महाशिरा है, ठीक है। मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अब देखिए आगे, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। देखिए मूत्र का बनता है, मूत्र बनता है वृक्क में, किडनी में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब खून आता है तो क्षमता है यहाँ पे, जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वो सारा इकट्ठा होकर वृक्क में एकत्रित हो जाता है। उसके बाद ये नलियाँ होती है, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। नलियों के माध्यम से ये जो मूत्र है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वो मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता। देखिए आगे, मूत्र बनने के बाद उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। देखो मूत्र अपन जो पानी पीते तो डायरेक्ट मूत्र नहीं बनता, ये कहते हैं रुधिर में मिक्स हो जाता है। रुधिर में फिर जो हानिकारक पदार्थ है वो किस में हो जाता है? तो मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को छानकर बाहर करना है, ठीक है। तो पहले रुधिर में पानी मिक्स हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो रुधिर में जितना भी हानिकारक पदार्थ है वो किडनी के माध्यम से छन जाता है। अब देखिए आगे, वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया। वृक्क की संरचनात्मक एवं व क्रियात्मक इकाई वक्राणु यानी नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सबसे छोटी इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। देखिए वृक्काणु एंड नेफ्रॉन के मुख्य भाग क्या क्या होता है? कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, ये पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिका का गुच्छा होता है, ये ग्लोमेरुलस ये रहा। बोमन संपुट ये रहा, नलिकाकार भाग ये रहा, और संग्राहक वाहिनी देखो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है। देखो ये पूरा ये जो कैप्सूल है नहीं बड़ा वाला, ये कैप्सूल क्या है? बोमन संपुट। इसमें क्या है? बहुत सारी धमनी और शिराएं आती है, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये आगे जाके ये नली होती है, ये पूरी ये नली, ठीक है। इसको बोलते हैं नलिकाकार भाग। और फिर ये संग्राहक, ये बड़ी वाली नली, इसमें मूत्र इकट्ठा हो जाता। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से मूत्र नलिका जुड़ी होती है और वहाँ से मूत्र आगे जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है वृक्क में,
यानी किडनी का ये अंदर वाला भाग, किडनी आपको ऐसे दिखाई देती है ना, ये ऐसे, तो किडनी के अंदर भी ये बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में। यहाँ पे प्रत्येक में से क्या होता है, प्रत्येक में रुधिर धमनी शिराएं जुड़ी होती है, वहाँ से रुधिर आता है और यहाँ पे छन के वो सारा अपशिष्ट पदार्थ इधर बोमन संपुट में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद ये नलिकाकार भाग में आगे बढ़ता है और अलग अलग स्तर पर इसका अवशोषण हो जाता है, जल का अवशोषण होता है उसके बाद, और जो लास्ट में जाकर नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है वो संग्राहक में इकट्ठा हो जाता है और ये फिर मूत्रवाहिनी में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद आगे जाकर मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब देखिए आगे की बात करते हैं। कोशिका गुच्छ या निस्यंदन। जब वृक्क धमनी की शाखा व्रकाणु में प्रवेश करती है, जब वृक्क धमनी की शाखा व्रकाणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से सनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। ये देखिए, तो कौन कौन से, जल, लवण, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो कि रक्त में होते हैं, ये किस में आ जाते हैं, बोमन संपुट में। ठीक है, अब देखिए आगे। वर्णनात्मक पुनःअवशोषण। व्रकाणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और जल का पुनः अवशोषण होता है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और जल, तो इस नलिकाकार भाग में, इसमें इसमें क्या था, ये जो भाग है ये पूरा ये ऐसा नली दे रखी है। ठीक है, इस भाग में जल है, एमिनो अम्ल, लवण और इनका पूरी तरह से वापस अवशोषण हो जाता है और केवल नाइट्रोजन पदार्थ वाले संग्राहक में जाते हैं। देखिए, नलिका स्रवण। यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ व्रकाणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते व मूत्र का निर्माण करते। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है। फिर लास्ट में जाके नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वो इस संग्राहक में इकट्ठा हो जाता है, उसमें कुछ जल भी होता है और वो लास्ट में जाके मूत्रवाहिनी मूत्राशय से बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए आगे, कृत्रिम वृक्क क्या होता है। कृत्रिम वृक्क यानी अपोहन, डायलिसिस, ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किया जाए। आपको पता है जब लोग बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तब उनका जो उत्सर्जन है वो कृत्रिम यानी प्राकृतिक तरीके से नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या करते हैं, कृत्रिम वृक्क यानी डायलिसिस इनका किया जाता है। अब देखिए, प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, 180 लीटर, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिका में पुनः अवशोषित हो जाता है। पादप में उत्सर्जन। वाष्पोर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास में मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। ये 4 प्रकार से पादप में उत्सर्जन होता है। अब देखिए आगे, ये पार्ट हो गया है पूरा आपके। ठीक है, तो इतना था, पोषण है, श्वसन है, वहन है और उत्सर्जन, अपन ने इतना पढ़ लिया। इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है पूरा। धन्यवाद। इसको अगर बढ़िया लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कृपया सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि क्या होगा, हम आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे और आपको भी आनंद आएगा, आपका भी एंटरटेनमेंट होगा, हमारा भी होगा और पढ़ने पढ़ाने में भी और भी मज़ा आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।